तो आज जो बर्निंग स्टॉक्स की लिस्ट है उसमें जो पहला नाम क्वालिफाई किया है वो है जोमेटो का, जहां पे आज एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी है, जिसके बाद शेयर में काफ़ी ज़्यादा एक्शन बनता हुआ दिखा है। जोमेटो में अगर आप देखें तो कल से ही ऐसा न्यूज़ फ्लो था कि एक ब्लॉक डील हो सकती है। 2.2% इक्विटी का बड़ा सौदा आज शुरुआती कारोबार में इस स्टॉक में देखने को मिला है और 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो ब्लॉक डील है उसकी वैल्यू आंकी गई है, जिसमें माना जा रहा है कि एंड फाइनेंशियल की ओर से कुछ जो हिस्सेदारी है वो दरअसल बेची गई है। 2% हिस्सेदारी की खबरें थी कि उनकी ओर से बेची जाएंगी। और आपको बता दें कि दिसंबर अंत तक एंड फाइनेंशियल के पास इस कंपनी का 6.25% से ज़्यादा हिस्सा था, जिसमें से करीब 2% हिस्सा बेचा गया है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। हाल फिलहाल आप देखें तो सीएलएसए ने इस शेयर को लेकर अपने जो टारगेट्स हैं उसे बढ़ाया है। काफ़ी सारे ब्रोकर्स बुलिश हुए हैं। 181 का पहले टारगेट था, उसे बढ़ाकर 227 रुपये किया उन्होंने। और हाल फिलहाल उन्होंने 169 रुपये का जो एक लाइफ टाइम हाई छुआ था स्टॉक ने, उसको स्टॉक ने पार भी किया है। तो जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है और जो बड़े निवेशक निकल रहे हैं, संतोष सर क्या राय होगी जोमेटो को लेकर? आज 3% की गिरावट है ब्लॉक डील के चलते, 160 रुपये पे आप खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं जो है वो नई जो एज की कंपनियां हैं उसमें मैं काफ़ी कम बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे कैश फ्लो नहीं समझ में आते हैं। बहुत से लोग हैं मार्केट में, ऐसा बहुत सा फैक्शन मिलेगा जो कि ऐसी चीज़ों को, थीसिस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं उस बिजनेस को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ जहाँ पर कैश फ्लो दिखता हो, टेंजिबल कैश फ्लो दिखते हो। हाँ, ये कंपनी ज़रूर चूंकि एक प्लेटफॉर्म कंपनी है, और अगर आप अमेजोन की हिस्ट्री को देखेंगे तो शुरुआती दौर में वो भी ऐसी थी। लेकिन बाद में उन्होंने जब प्लेटफॉर्म पे फीस लगाई, बहुत सारे प्रोडक्ट को ऐड किए, तो कंपनी में काफी बड़ा टर्न अराउंड हुआ था। और लोग जो भी इस पे बुलिश है वो इसी चीज की बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे इस प्लेटफॉर्म को यूज करने की काफी बड़ी एक फीस कंपनी शायद लेगी, और उसके बाद ये टर्न अराउंड होगा। लेकिन उस फीस लेने के बावजूद भी अगर आप देखें संदीप जी, तो जिस वैल्यूएशंस पे कंपनी ट्रेड हो रही है, हम्म। वो आज के दिन में भी 1,42,000 करोड़ का वैल्यूएशन कंपनी को मिल गया। मतलब अर्निंग्स, हेड ऑफ अर्निंग्स ऑलरेडी जो है स्टॉक चल चुका है। हम्म। कंपनी के अगर प्राइस देखें, और कंपनी में ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं है अभी तक, आज के दिन में भी। अगर आप देखें टीटीएम बेसिस पे 270 करोड़ का नुकसान था इनको। अगर आप देखें 783 करोड़ का अदर इनकम जो कि ब्लिंकिट से इनको आती है, उससे थोड़ा फायदा है इनको। लेकिन ओवरऑल नेट नेट बेसिस पे अभी भी लॉस में है और वैल्यूएशन ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनियां जहां पर कि टेंजिबल चीजें नहीं हो, प्लेटफॉर्म की बहुत सारी बिजनेसेस लिस्ट हैं। इवन पीएसयू में अगर आप देखें, आईआरसीटीसी को देख लें, एमएसटीसी जैसी कंपनी जो कि आने वाले दिनों में जो स्क्रैप पॉलिसी लागू होगी सरकार के द्वारा नेक्स्ट ईयर, जो कि काफी लगता है कि हो जाएगी, और उसमें स्क्रैप की काफी चीजें काम होंगी, और काफी सस्ती दिखती हैं अभी इवन एट दीज लेवल, जो कि काफी बढ़ चुकी है एमएसटीसी और आईआरसीटीसी को देखें तो। तो नए ज़माने की कंपनी जोमेटो, इससे फिलहाल दूर रहने की राय है। जिस तरह के वैल्यूशन मिल रहे हैं वैसे फाइनेंशियल्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो उस लिहाज से इससे दूर रहने की सलाह है। चलिए सर, प्लेटफॉर्म बिजनेस से आप ज़्यादा खुश नहीं हैं तो एक ब्रिक मोटर कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, बजाज ऑटो, इसकी बात करते हैं। ये स्टॉक अगला स्टॉक है जो कि बजिंग की सूची में आज शामिल हुआ है। आज से इस कंपनी का बायबैक खुल गया है। 13 मार्च तक इस कंपनी का जो बायबैक है वो खुला रहेगा। 10,000 रुपये पर शेयर पर टेंडर रूट के जरिए जो बायबैक है वो होने जा रहा है, जिसमें ये कंपनी 40 लाख शेयर खरीदेगी। कुल मिला के देखें तो 4,000 करोड़ रुपए का ये बायबैक का साइज है, जो कि 13 मार्च तक पूरा होता हुआ दिखेगा। और अगली तिमाही में न्यूज़ फ्लो भी है कि ये कंपनी दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करेगी। तो काफ़ी तेज़ रफ्तार से ये कंपनी ग्रो कर रही है। और कमज़ोर बाजार में भी देखिए, जो बायबैक की खबर और जो सीएनजी बाइक आने वाली है उसके चलते आज स्टॉक में 2% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। और आज का जो हाई स्टॉक ने टच किया है सर, 8,530 रुपये के आसपास का है। कल भी मजबूत था, आज भी आप देखें तो तेज़ी देखने को मिल रही है, बावजूद इसके कि बाजार कमज़ोर है। क्या राय होगी सर, 10,000 रुपये का जो बायबैक है उसका जो ट्रिगर है, क्या इस स्टॉक को वहाँ तक ले जाएगा? देखिए, दो तीन चीजें कंपनी में हुई हैं। मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि सबसे पहली चीज की कंपनी के जो नंबर्स आ रहे हैं, मंथली नंबर्स को अगर आप देखेंगे काफी अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। दूसरी, बैलेंस शीट में अगर आप देखें इनके इन्वेस्टमेंट्स को, तो तकरीबन 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है इनके। और कंपनी 4,000 करोड़ का, जैसे आप बता रहे हैं कि बायबैक में लगाएगी, 10,000 रुपये पे बायबैक है। तो बायबैक इज ए वे ऑफ रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर्स, तो जो कि अच्छा है। इसमें प्रमोटर्स के पास भी जाते हैं पैसे, प्लस जो शेयर होल्डर हैं उनके पास भी जाते हैं। हम्म। लेकिन बिजनेस फंडामेंटल्स के लिहाज से भी, वैल्यूएशंस के लिहाज से अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है कि स्टॉक प्राइस में गेन होना चाहिए, और गिरावट में लेने की सलाह होगी, न कि यहाँ पर, चूंकि मार्केट बढ़ा हुआ है
तो कोई भी गिरावट हो सब्सटैंशियल कहीं भी आपको मिलता हो तो वहां पर आपको सोचनी चाहिए। सीएनजी की जहां तक बात है, इकोसिस्टम में अभी तक मैं तो कलकत्ता रीजन में रहता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर काफी पैथेटिक स्थिति है संदीप जी। कलकत्ता जैसे सिटीज में आई थिंक 3 स्टेशन हैं केवल सीएनजी के, और हम्म। वहां पर भी अगर आपके पास सीएनजी गाड़ी है, घंटों 4 घंटे से 6 घंटे की लाइन लगती है। तो जिनके पास है भी सीएनजी, वो पेट्रोल से ही चलाते हैं गाड़ियां। मतलब ये वायबल अभी तक कैलकाटा रीजन में नहीं है। डेफिनेटली मैं मुंबई साइड गया था, वहाँ पे काफी अच्छा है, दिल्ली मुंबई अच्छा है। बट हम्म। ईस्टर्न साइड मुझे लगता है काफी नेटवर्क खराब है इनके, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना दुरुस्त नहीं है। चलिए सर, आपने मुंबई की बात करी और मुंबई में जो सीएनजी नेटवर्क कंपनी चलाती है महानगर गैस है, उसका नाम एमजीएल के नाम से इसे हम जानते हैं। ये अगला स्टॉक है जो कि बजिंग की सूची में शामिल हुआ है और इन्होंने वहाँ पे कीमतें कर दी हैं कम। सीएनजी की कीमतों में ₹2.5 प्रति किलो की कमी की गई है। अब 74 रुपये के आसपास जो भाव है सीएनजी का वो पहुँच गया है। लेकिन इसके बाद आ गया है सिटी का डाउनग्रेड, बाय से रेटिंग सीधा उन्होंने घटाकर कर दी है सेल, और इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस है जो 1480 रुपये था उसे घटाकर कर दिया है 1405 रुपये का। अब हो क्या रहा है, दरअसल मुंबई रीजन में इनके पास जो एक्सक्लूसिविटी है उसको लेकर चिंताएं खड़ी हो गई, जैसे ये सीएनजी की कीमतें घटाई गई हैं और मार्जिन को लेकर भी ब्रोकिंग हाउस काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में या फिर चिंता में नजर आ रहा है। दरअसल तेल गैस सेक्टर में सुधारों का जो फायदा है वो ग्राहकों को नहीं मिला है, ऐसा पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी की ओर से बयान आता हुआ दिखा है। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि कंपनियां ये जो फायदा हो रहा है, जिस तरह से सरकार रिफॉर्म कर रही है इस पूरे सेक्टर में, उसका फायदा ग्राहकों को पहुंचाया जाए तो उससे कहीं ना कहीं इस कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हिट हो सकते हैं, उसके कंसर्न्स रेज होने लगे हैं, जिस वजह से सिटी की ओर से एक बड़ा डाउनग्रेड आता हुआ दिखा है। और बाजार भी आप देखें 17% की गिरावट के साथ आज इस कंपनी को जोरदार पिटाई दे रहा है सर। 1308 रुपये का भाव है। एक समय ये शेयर आज 1300 रुपये के नीचे भी चला गया था और हमारे एक दर्शक थे अनिल जी, उन्होंने अपना सवाल पूछा था, मैंने उन्हें कहा था कि हम बजिंग सेगमेंट में उसका जवाब देंगे। सर इनके पास 1425 रुपये के भाव पे रखे हुए हैं शेयर, 20 क्वांटिटी इनके पास हैं और 1300 रुपये के आसपास आ गया है भाव। क्या करना चाहिए अब? देखिए मुझे लगता है कि निचले स्तरों पे इसे ऐड और करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा सब्सटेंशियल करेक्शन है। सिटी ग्रुप की जो रिपोर्ट है जिसमें कि रेगुलेटरी हिकअप्स या चैलेंजेस जिसे कह लें, कंपनियां हमेशा कंपनियों के पास रहता है, और ऑयल एंड गैस सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं उनके पास हमेशा ये चैलेंज होते हैं। और अगेन गोइंग टुवर्ड्स द इलेक्शंस, ये सारी चीज़ें, इस तरह के बयान, या कह लें कि अगर प्राइसेस में भी वृद्धि होती है तो सारा पहला हिट इन कंपनियों को लेना पड़ता है। तो उस लिहाज से वो रिस्क आप कैरी करते हैं, और हर बिजनेस का एक रिस्क होता है। लेकिन अमिड ऑल दीज रिस्क अगर आप इनके नंबर्स को देखेंगे तो काफी एनकरेजिंग है नंबर्स। क्योंकि और ये जो गैस या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन चीजें हैं, धीरे धीरे सारे शहरों में, छोटे शहरों में ये चीज पहुंचेंगी, टेरिटरी का विस्तार होगा और हम्म। बिजनेस का भी विस्तार होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि शायद इनको रियलाइजेशन कम हो, लेकिन इनके जो है रेवेन्यूज बढ़ेंगे तो वो वहां पर कंपनसेट करेगा। तो लॉन्गर टर्म की अपॉर्चुनिटीज मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स में काफी अच्छी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियोज के लिहाज से देख लें, आपको 10 टाइम्स पे आज अवेलेबल है हम्म। ऑलमोस्ट। और सब्सटेंशियल और करेक्शन होता है तो आप ऐड कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ लें, थोड़ा और गिरने पर लें। मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, हम्म। तो इसमें देखना चाहिए इसको। मैं इनफैक्ट आपसे पूछने वाला था सर कि अभी ले लें, आपने इसका जवाब दे ही दिया कि थोड़ा अभी ले लें और थोड़ा और नीचे में करेक्शन होता है तो इसमें आप और ऐड कर सकते हैं। वैल्यूशन बहुत अच्छे हैं, 10 टाइम्स पी पे ये स्टॉक अवेलेबल है। तो उस लिहाज से अनिल जी, उम्मीद है आपको आपका जो सवाल है आपने हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ के जो पूछा था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। आप अभी भी इसे एंटर कर सकते हैं और क्वांटिटी खरीद सकते हैं अगर आपके पास गुंजाइश है। थोड़ा करेक्शन होता है तो वहाँ पे और भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म की जो स्टोरी है वो अभी भी स्टॉक में इंटैक्ट नजर आती है। साउथ इंडियन बैंक, ये स्टॉक में आप देखेंगे आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है। प्राइवेट बैंक्स वैसे ही आज फोकस में है, जो दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, कोटक बैंक हुआ, इनमें तो एक्शन देखने को मिल रहा है पॉजिटिव साइड पे, लेकिन इसमें आज उल्टा एक्शन देखने को मिला है। सर इसका आज राइट इशू खुला है जो कि 20 मार्च तक खुला रहेगा। 22 रुपये के भाव पर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था कि प्राइसिंग होगी राइट इशू की, जिसके जरिए 52.5 करोड़ के आसपास जो शेयर्स हैं वो राइट्स इशू के जरिए जारी किए जाएंगे, जिससे ये बैंक 1150 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाने की तैयारी कर रहा है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो दरअसल स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी प्ले आउट हो चुकी है, 27 फरवरी रिकॉर्ड डेट थी, लेकिन स्टॉक में आज हमने देखा है कि 6% तक की जो गिरावट है वो देखने को मिली है। सर ये केवल मार्केट जिस तरह से करेक्ट हुआ है उसका इम्पैक्ट है, या आपको लग रहा है कि जो प्राइसिंग है 22 रुपये की राइट्स इशू की जो डिसाइड की गई थी उसकी वजह से स्टॉक गिर रहा है? जिनको एंटर करना है क्या उनके लिए अच्छा मौका है या अभी रुकना चाहिए?
मुझे लगता है अच्छा मौका है। आपको कभी भी अगर इस तरह से चीज़ें आपको मिलती है, क्योंकि राइट इशू में कंपनी के पास जब पैसे आएंगे तो उससे जो है कंपनी का व्यापार और बढ़ेगा। क्योंकि बैंकिंग्स में जो है वो कह लें कि इनपुट जो कॉल जो होता है वो कैपिटल ही होती है, और कैपिटल जुटा रही है कंपनी ताकि जो है और कैपिटल बिल्ड कर सके और लोन ग्रोथ कर सके। और वैल्यूएशन काफ़ी रिजनेबल है। अगर 25 रुपए 26 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू है, 30 रुपए पे स्टॉक अवेलेबल है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 12.5% के आसपास है। प्रॉफिट में काफ़ी अच्छे ग्रोथ हैं। इवन टीटीएम बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 30% की ग्रोथ टीटीएम बेसिस पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर से है। तो जहाँ पर इतनी चीज़ें दिख रही हों तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है। आप लें, थोड़ा देख देख कर लें, क्योंकि मार्केट है थोड़ा करेक्टिव मोड में है। राइट इशू चल रहा है तो मार्केट को लगता है कि नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो जाएंगे, हम्म। मतलब फैमिली बढ़ जाएगी ज़्यादा। हम्म। लेकिन अर्निंग्स आने वाली है, ये पैसे जो आएंगे इससे अर्निंग्स भी आएगी, तो मुझे लगता है कि लेना चाहिए। तो साउथ इंडियन बैंक में यहाँ पे मौजूदा लेवल्स पे मिले, आज गिरावट हो रही है, और नीचे मिले और गिरावट हो तो यहाँ पे और भी आप ऐड कर सकते हैं। राइट्स इशू से घबराने की जरूरत नहीं है। शेयरों आउटस्टैंडिंग शेयर्स की जो संख्या है वो जरूर बढ़ेगी, लेकिन जो पैसा आ रहा है बैंक के पास उससे अर्निंग्स भी बढ़ेगी, ऐसा हमें संतोष जी बता रहे हैं। तो उससे आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। जेएम फाइनेंशियल एक अगला कैंडिडेट है जो कि आरबीआई के लिस्ट में आता हुआ दिखा है, जिस पर आरबीआई का डंडा चला है। पहले हमने पेटीएम पेमेंट्स बैंक देखा, उसके बाद आईएफएल फाइनेंस का नंबर आया था, और अब जेएम फाइनेंशियल के ऊपर भी आरबीआई की हुई है कार्रवाई। दरअसल ये जो शेयर्स और डिबेंचर्स के जरिए जो लोन देते हैं, कर्जा देते हैं ये अपने क्लाइंट्स को, उस पर आरबीआई की ओर से रोक लगाई गई है। आईपीओ के बदले भी जो कर्ज देते हैं उसके ऊपर भी आरबीआई की ओर से रोक लगाई गई है, और तुरंत प्रभाव से आरबीआई की ओर से इस कंपनी के ऊपर जो एक्शन है वो लिया गया है। इनको नए कर्ज देने के लिए, शेयर्स डिबेंचर्स आईपीओ के जरिए जो कर्ज देते हैं उसके ऊपर इन्होंने रोक लगा दी है आरबीआई ने। और अपनी जांच में लोन देने में आरबीआई ने कई सारी खामियां देखी हैं, जिस वजह से आरबीआई की ओर से ये जो एक्शन है वो लिया गया है। और उसका खामियाजा ये है कि आज स्टॉक में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 20% तक का जो एक नीचे की तरफ एक्शन है स्टॉक प्राइस में, वो आज हमने बनते हुए देखा है। तो जेएम फाइनेंशियल सर नेक्स्ट ट्रेजेडी है, तीसरा नाम है ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक और आईएफएल फाइनेंस के बाद। आज 20% का सर्किट ही लगा हुआ है सर, 76 रुपये 40 पैसे का भाव है। जिनके पास हैं उनके लिए भी, और जिनको लगता है कि ये कार्रवाई हुई है तो उसके बाद क्या दोबारा एंटर कर लेना चाहिए, अच्छा मौका है, गिरा है। क्योंकि आपके सामने आईएफएल फाइनेंस का भी एक एग्जांपल है, एक दिन 20% का सर्किट लगा, आज फिर से उसमें 20% का सर्किट लगा हुआ है। लेकिन अगर तीनों चीज़ें हैं और तीन तरह के वायलेशंस हैं, अगर आप देखें पेटीएम, आईएफएल फाइनेंस और जेएम फाइनेंशियल। मैं आज जस्ट देख रहा था कि आरबीआई की जो कमेंट्री है वो मैं देख रहा था, तो काफ़ी हम्म। कीनली मैं ऑब्जर्व किया कि आखिर क्या कहना चाहता है रेगुलेटर। तो इन्होंने, जैसा आप ठीक बता रहे थे कि इन्होंने जो चीज़ें की हैं कि जो है आईपीओ में इवन जो डेट फंड रेज हो रहे हैं एनसीडीज टाइप के इश्यूज में जो हम्म। है कंपनी फाइनेंस करती थी। दूसरी चीज, कंपनी के पास जो है पीओए, जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, क्लाइंट्स के बैंक की पावर ऑफ अटॉर्नी, क्लाइंट्स के डीमैट की पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सारी इनके पास थी। हम्म। और एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स, सेम नंबर ऑफ क्लाइंट्स कई बार जो है आईपीओज में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको एलोकेशन होते हैं और वो बेचते हैं। और ये कई बार एक ही क्लाइंट कई जगह इस चीजों को देखा गया। और इसमें न केवल आरबीआई बल्कि उन्होंने ऐसी उदाहरण दिया है कि सेबी की रिपोर्ट के अनुसार ये सारी चीजें हुई हैं। इसका हम्म। मतलब है इट्स अ सीरियस वायलेशंस। अब इसके क्या हो सकते हैं परिणाम, मुझे लगता है काफी बुरे होंगे। कंपनी को अभी तो बैन किया गया है, लेकिन जो उनके पिछले फाइनेंस किए हुए हैं उनको मौजूद रखा गया है। तो मुझे हम्म। लगता है कि इस स्टॉक में आपको थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। एट द सेम टाइम अगर आप आईएफएल की बात करें संदीप जी, थोड़ा सा मैं समय लूंगा। प्लीज। आईएफएल फाइनेंस में जो है मैं देख रहा था कि आरबीआई की जो कमेंट्री है उसमें कहीं ना कहीं टनल इन द लाइट उन्होंने छोड़ा है कि ऑडिट होगी, और ऑडिट के बाद कंपनी अगर हम्म। कंप्लाई करती है उन सारी चीजों को तो फिर उस पर आरबीआई विचार करेगी। और उनके जो गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो है वो तक अभी जो लास्ट जो है उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी दिसंबर में, उसमें 32% आसपास जो है उनके गोल्ड लोन का बिजनेस है। अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो में गोल्ड लोन भी का बिजनेस बंद कर दिया जाता है, जो कि उसमें भी काफी सीरियस वायलेशंस हुए हैं, जबकि कंपनी ने जो गोल्ड लिया है और उसके बदले जो लोन दिया है उसमें जो डिस्क्लोजर्स है हम्म। वो काफी खराब है। ऑक्शन की गई है अगर इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, वो भी जो है
जो स्टैंडर्ड्स हैं ऑक्शंस के उसके थ्रू नहीं किया गया है। लोन टू वैल्यू रेशियोज में काफी जो है गलत चीजें बताई गई हैं, तो ये सीरियस वायलेशन है। लेकिन अगेन उन्होंने एक कमेंट्री दी है जहां ऐसा लगता है कि शायद जो है कुछ राहत मिल सकती है अगर कंपनी इन सारी चीजों को कंप्लाई करती है। तो वहां पर मुझे लगता है कि कुछ लाइमलाइट है, कुछ और करेक्शन होता और हम उनके बिजनेस को हाइव ऑफ कर दें, तो यहाँ से मुझे लगता है कि 20 से 30% अगर और करेक्शन पे मिलता है तो आई विल बी अ कीन ऑब्जर्वर, और मैं देखूंगा कि इस बिजनेस को लिया जा सकता है, क्योंकि इनके अदर बिजनेसेस काफी अच्छे 30% के आसपास ग्रोथ हो रहे हैं। बुक वैल्यू के पास अगर मिलता है मुझे लगता है कि दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर। दूसरा 20% का सर्किट लग चुका है सर, 382 रुपये का भाव है। और एक चीज़ सर इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, इनके जो एक प्रमोटर हैं फेयरफैक्स, आरबीआई का बैन लगने के बाद एक लिक्विडिटी सपोर्ट आता हुआ दिखा उनकी ओर से, $200 मिलियन का उन्होंने और निवेश या लिक्विडिटी के तौर पे इनको दिए हैं। तो उसका भी इम्पैक्ट शेयर पे नहीं देखने को मिला है। हर कोई बेचने की कगार में लगा हुआ है। तो 20% के जो सर्किट हैं वो ऑलरेडी लग चुके हैं। तो आप कह रहे हैं कि 382 का भाव है, एक 20% का और सर्किट लगे तो फिर आप कंसिडर करेंगे? Definitely. I'm just seriously looking at it because I think आरबीआई ने एज सच जैसे कि पेटीएम को उन्होंने मना ही कर दिया था एकदम। इवन इन इंटरव्यूज जो है वो काफी सख्त दिख रहे थे आरबीआई गवर्नर। और इन केस ऑफ जो है जेएम फाइनेंशियल, उसमें भी काफी, चूंकि उन्होंने क्लाइंट से पीओ ले लिया और आरबीआई कह रहे हैं कि बायर भी वही है सेलर भी वही है, दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द मार्केट। तो इसके केस में मुझे लगता है कि इन तीनों केस में जो आईएफएल का केस है थोड़ा सा जो है वहां पर दिखता है कि लाइमलाइट की ये बिजनेस शायद रिवाइव हो जाए। और अगर गोल्ड बिजनेस नहीं भी कर पाएंगे तो अदर बिजनेसेस उनके हैं जो कि ऑलरेडी वो करते रहेंगे बिजनेस। तो उस केस में भी वर्स्ट केस सिनेरियो मुझे लगता है कि अगर 300 के आसपास अगर ये कहीं मिलता है तो आई थिंक विल बी अ गुड बेट। सर एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गया कि आज ही मैंने सुबह पढ़ा कि इन्होंने दरअसल ये जो आरबीआई की कार्रवाई हुई है उसके बाद आरबीआई से एक बैठक करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए भी मांग की है कि ताकि वो अपना पक्ष रख सकें, अपना जो पॉइंट है वो आरबीआई के सामने प्रूव कर सकें। तो जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी एक उम्मीद जगी है, जिस तरह से पूरा ये घटनाक्रम बना है उसके बाद शायद कि आईएफएल फाइनेंस में जो स्पेशल ऑडिट होने वाला है जैसे आरबीआई ने कहा है, उसके बाद अगर ये कंप्लाई करते हैं, नियमों का अनुपालन करते हैं, तो शायद हो सकता है कि इनके ऊपर जो बैन लगा है वो आरबीआई की ओर से हटा दिया जाए। तो 300 रुपये के आसपास अगर ये मिले, एक और करेक्शन होता है यहाँ से, तो फिर हो सकता है कि वैल्यूएशन वाइज इसे कंसीडर किया जा सकता है। आवास फाइनेंशियर्स ये अगला शेयर है जिसको लेकर हमारे एक दर्शक ने सवाल भी पूछा था। हमारे साथ विकास राय जी जुड़े थे, वो कह रहे थे कि मेरे पास 20 शेयर हैं 2,000 रुपये के दाम पर। विकास जी, आई होप आप हमारे साथ जुड़े होंगे, कार्यक्रम को देख रहे होंगे। कल एक ब्लॉक डील हुई थी जिसके जरिए 3 विदेशी प्रमोटर्स हैं, उन्होंने अपनी करीब 13.25% हिस्सेदारी इस कंपनी में बेची है। जो ब्लॉक डील हुई थी उसमें अमांसा होल्डिंग्स ने करीब 3.25% हिस्सेदारी खरीदी है, 1,370 रुपये का भाव है। और एसबीआई म्यूचुअल फंड की ओर से भी करीब 8% हिस्सेदारी खरीदी गई है और जो भाव है वो 1,370 रुपये का ही है। जो 3 प्रमोटर्स हैं, जो विदेशी प्रमोटर्स हैं, उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। एक तो है लेक डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है पार्टनर्स ग्रुप और एक पार्टनर्स ग्रुप प्राइवेट इक्विटी। इनकी ओर से ये हिस्सेदारी बेची गई है। इनके पास अच्छे खासे जो स्टेक हैं वो दिसंबर तिमाही के अंत तक ये होल्ड करते थे, उसमें से कुछ हिस्सेदारी काटी गई है। लेकिन जो 2 बड़े नाम आते हुए दिखे हैं जिन्होंने एंट्री करी है वो दोनों बहुत ही अच्छे नाम हैं। एक तो एसबीआई म्यूचुअल फंड, इन्होंने 8% स्टेक खरीदा है, और दूसरा है अमांसा होल्डिंग्स जिनकी ओर से 3% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी गई है। आपकी क्या राय होगी सर आवास फाइनेंशियर्स पे? प्रमोटर्स नो डाउट 13.25% के आसपास की बड़ी स्टेक उन्होंने बेची है, लेकिन जो 2 नाम आए हैं वो काफ़ी अच्छे नाम हैं। क्या इसके बेसिस पे आप इस शेयर में एंट्री करेंगे, खरीदारी करेंगे? और जिनके पास 2,000 के प्राइस पे है उनके लिए क्या राय होगी? देखिए महंगा स्टॉक है। मैं कहूँगा कि ये स्टॉक महंगा इसलिए भी है क्योंकि कंपनी में ग्रोथ काफ़ी रही है। अगर आप देख लें पिछले कई सालों में कंपनी ने काफ़ी जो रन रेट है इनके प्रॉफिट मेकिंग का काफ़ी अच्छा रहा है। हम्म। और अगर आप आरबीआई की रिपोर्ट को देखें कि जहाँ पर लोन ग्रोथ की बात के, अगर आप उनकी रिपोर्ट को पूरा देखेंगे तो पर्सनल फाइनेंस में होम लोन ग्रोथ काफ़ी बड़ी पाई रखता है, जहाँ पर जैसे क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, होम लोन की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। उसमें ये कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। लेकिन वैल्यूएशन अगेन, हम ग्रोथ करती हुई कंपनी अच्छी है, हम वैल्यूएशन कहाँ पे खरीद रहे हैं? 2,000 पे अगर आपने खरीदा है तो ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू खरीदा है, जो कि अनलाइकली है कि वहां से आप पैसे बनाएं। मुझे लगता है कि अब जो वैल्यूएशन है वो 3.1 टाइम्स से अभी भी सस्ता नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ले, क्योंकि 3.1 टाइम्स जो बुक वैल्यू है, चूंकि रन रेट इतना अच्छा है कि वो नेक्स्ट जो है ईयर में
वो काफी श्रिंक हो जाएगा, अट्रैक्टिव लगने लगेंगे वैल्यूएशंस। हम्म। तो मुझे लगता है कि हेंसफोर्थ आपको थोड़ा थोड़ा और एवरेज कर लेना चाहिए। और चूंकि इस बार जो सरकार ने इंटेंट दिया है बजट में कि मिडिल क्लास को हाउसिंग या घर मिलेंगे, तो उसमें मुझे लगता है कि ये कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। चलिए, तो ये रहा है फिलहाल जहाँ तक आवाज़ फाइनेंसर्स की बात है, आप धीरे धीरे ले सकते हैं। आई होप विकास जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपने जो क्वांटिटी ली है 20 क्वांटिटी 2000 पे, आप उसमें और क्वांटिटी धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं जैसे जैसे आपको नीचे में इस स्टॉक में लेवल्स देखने को मिले। पेटीएम ये आखिरी शेयर है जिसमें आज हमने देखा है कि न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। फरवरी में जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं उसकी संख्या में 7.5% से ज़्यादा की कमी देखने को मिली है। जितना ये ट्रांजैक्शन करते थे उसमें कमी देखने को मिली है। 1.4 अरब डॉलर के माफ़ कीजिए 1.4 अरब संख्या इन्होंने रिपोर्ट करी थी ट्रांजैक्शंस की जनवरी महीने में, जो फरवरी में घटकर 1.3 अरब पर पहुंच गई है, यानी कि करीब 7.5% की गिरावट देखने को मिली। और इनका जो मार्केट शेयर है वो भी फिर उसी प्रोपोर्शन में गिरता हुआ दिखा है। 12.25% के आसपास इनका मार्केट शेयर था जनवरी में, जो कि फरवरी में घटकर अब 11% के आसपास आता हुआ दिखा। इनफैक्ट 11% के नीचे फिसल गया। उसका जो इम्पैक्ट है वो शेयर में आज गिरावट के तौर पे देखने को मिल भी रहा है। शेयर में आप देखेंगे तो 4% तक का कट आज के सेशन में देखने को मिला है। सर, क्या राय होगी पेटीएम को लेकर? 400 रुपये के नीचे क्या आप इसमें एंट्री करेंगे जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है? देखिए, एज एन इन्वेस्टर मैं एकदम नहीं करूंगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम जोमेटो और इसकी बात कर रहे थे कि प्लेटफॉर्म बिजनेस की, और सिमिलरली 197 जो कि पेटीएम के नाम से है, वो भी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ कि कैश फ्लो कहाँ है दिखता है। कैश फ्लो अगर नहीं आ रहा है तो मेरे लिए काफ़ी जो है प्रॉब्लम खड़ी खड़ी, और कब आएगा, किस पॉइंट पे हम कैश फ्लो लेके आ पाएंगे। और अभी डिसास्टर के थ्रू गुजरे हैं ये। देखिए, कंपनियां काफी उद्यम है, जो है विजय शेखर शर्मा ने काफी उद्यम करके कंपनी बनाई है। तो हम्म। आई हैव ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रमोटर्स ऑफ जोमेटोज, क्या बोलते हैं 197, ये पेटीएम के, इन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी और इंडिया के न्यू जनरेशन की कंपनियां बनाई हैं। लेकिन जब हम इन्वेस्टर होके सोचते हैं तो हमें ये सोचना है कि क्या हम पैसा बना सकते हैं इसमें। उन्होंने पैसे बनाए, उन्होंने बहुत सारी चीजें, बहुत एक इकोसिस्टम क्रिएट किया, लोगों के लिए लाइफ काफी इजी की पेमेंट के लिए। हम्म। लेकिन क्या हम इन्वेस्ट कर कर कमा सकते हैं इस स्टोरी में? मुझे लगता है कि काफी मुश्किल है। और एट एनी पॉइंट इन टाइम जब तक कैश फ्लो नहीं है, आई विल से जस्ट अवॉइड। ठीक है, तो पेटीएम के शेयर को भी अवॉइड करना चाहिए। 400 रुपये के नीचे मिल रहा है। एक समय ये 998 रुपये तक भी पहुंच गया था। हाल फिलहाल ये जो गिरावट हुई है, आरबीआई का एक्शन हुआ था जब, उसके पहले की अगर हम बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी कैश फ्लोस ये वारंट नहीं करते हैं कि स्टॉक में आपको एंट्री करनी चाहिए, इसमें आपका पैसा बनेगा। तो बजिंग की सूची यहीं पे ख़त्म होती है।